चुपचाप सुनना। थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ाया गया होगा, एक अलग ही चैप्टर है। Thermodynamics is the branch of science which deals with the different form of energy and mathematical relationship between them. अलग अलग टाइप के कौन से एनर्जी है और उनके बीच में क्या रिलेशन, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, एंथैल्पी, कंबशन एनर्जी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ कंबशन, बाइंडिंग एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बहुत वैरायटी ऑफ एनर्जी। तो ये थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए थर्मोडायनेमिक्स को दो पार्ट में इधर डिवाइड किया गया है। एक तो थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स होता है और दूसरा होता है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है इसके अंदर है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और एक थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाता है। देन आता है थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट, तो उसके अंदर अलग टर्म है। अभी फर्स्ट लॉ ए थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए आपको कुछ टर्म समझना पड़ेगा इसके अंदर। सिस्टम का मतलब जिसके बारे में स्टडी किया जाता है उसको सिस्टम या सिस्टम जैसा मानते हैं। तो इसके अंदर तीन टाइप का है, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड। तो ओपन सिस्टम का मतलब है हीट और मास, हीट और मास दोनों का ट्रांसफर होता है। कोई किधर से भी आ जा सकता है। जैसे ओपन कंटेनर में कुछ लेके हीट करेंगे तो कंटेनर के अगर कंटेनर में लेके हीट करेंगे तो हीट क्या होगा, इसके अंदर जाएगा और ये वेपराइज हो जाएगा तो मास क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसको ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब है केवल हीट का ट्रांसफर होगा, यहाँ से मास का ट्रांसफर नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है न तो हीट का ट्रांसफर होगा न यहाँ से मास का ही ट्रांसफर होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल होता है कोई भी, लेकिन वो भी 100% नहीं। तो आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम बनाना और क्लोज सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है। कोई अगर प्रेशर कुकर के अंदर पानी को रख के हीट किया तो हीट तो अंदर जाएगा, लेकिन वो तो बंद है, तो मास में कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन मास में लॉस हो जाता है। तो ये भी 100% बनाना मुश्किल जाता है। 8 मेन टर्म में अभी हमको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक आप इसको प्रॉपर्टी बोलिए या फंक्शन बोलिए या वेरिएबल बोलिए या पैरामीटर बोलिए या प्रोसेस बोलिए, इतने टर्म है इसके अंदर। अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को एक साथ देख लेते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? सच थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, वो मास से इंडिपेंडेंट है। क्या एग्जांपल होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका वैल्यू मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा थोड़े रहता है। 5 ग्राम पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 5 ग्राम वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री और 2 kg वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। बस सही मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। विस्कोसिटी
मास बदलने पे विस्कोसिटी नहीं बदलता। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया गया है, अगर वो 1 ml हो या 50 ml हो, क्या होगा, उसकी मोलैरिटी फिक्स रहेगी, मोलैरिटी थोड़ी बदलने वाली है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब, इसमें एग्जांपल ही देता हूँ, बताइए क्या होगा। विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन प्रेशर रहता है क्या? इसका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके रिलेटिव में देख रहे हैं, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, तो ये सब जो है इंटेंसिव है, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब एक्सटेंसिव का मतलब डिपेंड्स अपॉन मास, डिपेंड्स अपॉन मास। हाँ, इसमें है डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है जो मास के ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं ना, सब आते हैं। एनर्जी फार्मूला पता हो, एनर्जी के फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी मास है हाफ है v², पोटेंशियल एनर्जी मास है, एंथैल्पी में मास है, इंटरनल एनर्जी में भी मास है, इंटरनल एनर्जी, गिव्स एनर्जी, एंट्रोपी, वॉल्यूम, मोल, ये सब मास के ऊपर डिपेंड करता है। अभी एक नोट याद होना चाहिए आपको, रेशो ऑफ दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, यानी रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव का काम करता है। कैसे? अगर आप डेंसिटी ले ली, डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, तो ये दोनों एक्सटेंसिव है, लेकिन इसका रेशो क्या मिल गया, इंटेंसिव। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये होता है हीट कैपेसिटी बाय मास, हीट कैपेसिटी बाय मास, तो ये मिलेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का फिक्स वैल्यू होता है, हमको याद करने की जरूरत नहीं होती है। फिजिक्स में हीट ट्रांसफर में बार बार आता है, इधर भी आता है। अगर हम Q निकालेंगे, Q इक्वल टू mCp डेल्टा T, तो Cp जो है वो दिया रहता है और एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो ये हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आगे चले, आपको तो पता है आसान, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रॉपर्टी मतलब हीट अंदर सिस्टम को हीट देना पड़ता है। तो अगर इसमें हीट हम एडिशन करते हैं, यानी एडिशन ऑफ हीट होता है इसमें, एडिशन ऑफ हीट, जैसे CaCO3 है, इसको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। यह H2O है, इसको ब्रेक करना है तो हमको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, तो ये H2 और O2 में बदल जाएगा, बैलेंस नहीं कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक उसका उल्टा होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। जैसे अभी उसको उल्टा कर दिया जाए, CaO और CO2, क्या बन जाएगा, CaCO3। तो यहाँ से हीट निकलता है, यहाँ पे डेल्टा H रहेगा और इसको लिखा जाएगा, तो इसमें CaCO3 प्लस डेल्टा H यहाँ से लिखा जा सकता है, ये होगा CaO प्लस CO2।
तो जब हम हीट देते हैं तो होता है एंडोथर्मिक और जब हीट निकलता है तो होता है एक्सोथर्मिक। अगर घर के एग्जांपल से समझेंगे तो अगर कंटेनर है इसमें H2O लिया गया है और इसमें अगर NaCl डाल दें तो ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल होता है। ये ठंडा हो जाएगा यानी कहीं ना कहीं से इसको हीट लग रहा है, लगे इसको चाहिए, जितने हीट करेंगे उतने ज़्यादा डिवेल्प हो जाएगा। जबकि अगर पानी में अगर H2O आपने लिया और इस H2O में CaCO3 डाल दिया तो यहाँ से हीट रिलीज होगा, वो उबलने लगता है। देखा होगा ना? नहीं देखा है? कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम पानी में डालते हैं तो उबलने लगता है, लेकिन वो बेचारा उबलने के बाद अगर ठंडा हो तो मिल्क जैसा दिखता है, पीने वाला नहीं है। अगर कोई दूर से देखेगा तो उसको मिल्क जैसा ही दिखता है। 10th में सीखा क्या होगा? मिल्क की वाटर आता है। तो ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है और इसको हीट दे, ये ठंडा हो गया। ठंडा हो गया मतलब क्या? उसको हीट चाहिए, इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया गया था ना, NaCl डालने से क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, यानी वो क्या कर रहा है? टेम्परेचर को कम कर दे, उसको यानी हीट चाहिए। तो ये हो गया एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। आगे चले, अभी प्रोसेस समझ लेते हैं। प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो हमको पता है PV इक्वल टू nRT। टेम्परेचर कांस्टेंट तो P1 V1 इक्वल टू P2। अभी कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ना है, लेकिन इधर यूज है NTP, STP, ये डेटा बार बार एक जाता है और इसका हमें ये फॉर्मूले भी यूज करना पड़ सकता है। दूसरा है आइसोबेरिक, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट होता है और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए PV इक्वल टू nRT में तो V प्रोपोर्शनल टू T और यहाँ पे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी प्रेशर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और इस केस में क्या कह रहा है? जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। एक प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो V इक्वल टू KT लिख सकते हैं, तो V1 by V2 इक्वल टू T1 by T2। ठीक है। नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो PV इक्वल टू nRT में अगर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, n कांस्टेंट, r कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T, यानी फार्मूला बनाएंगे तो P1 by P2 इक्वल टू P1 by P2। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होता है, हीट कांस्टेंट, और इसके लिए फार्मूला होता है PV के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पे गामा जो है आइसेंट्रिक एक्सपेंशन फैक्टर होता है, एक्सपेंशन फैक्टर, और इस जो गामा का वैल्यू है वो होता है CP/C। CP है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अलग अलग गैस के लिए गामा का वैल्यू अलग अलग होता है। तो हम यहीं पे इस डेटा को खत्म करते हैं। फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो
एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cv जो है वो 3/2r होता है और Cp जो है 5/2r होता है। गामा निकालेंगे तो 5/2r 3/2r ये आएगा 1.66। ठीक है। फॉर डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस के लिए Cv 5/2r होता है, Cp जो है 7/2r होता है, गामा का वैल्यू आएगा 1.4। याद होना चाहिए, नीट का क्वेश्चन पूछा गया है। ये बोला है कि देखो ये गैस है जिसका Cp/Cv 1.44 है, तो उसके हाफ मोल में कितने एटम होंगे। क्या हिंट्स दे रहा है? एक गैस है जिसका Cp/Cv का वैल्यू 1.44 है, उसके हाफ मोल में कितने एटम होंगे। तो हमको समझ गए क्या है, डाई। हाफ मोल में वो कितना, हाफ इंटू एन होगा, लेकिन मॉलिक्यूल होगा ना, एटम पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, एन के बराबर। नहीं समझ रहे? क्वेश्चन कह रहा है हाफ मोल ऑफ गैस having gamma equal to 1.44 find number of atom, number of atom पूछा। अरे तो हाफ मोल है, इसका मतलब हाफ इंटू Na तो मॉलिक्यूल हो जाएगा ना, लेकिन गामा 1.44 है, इससे हमको क्या पता चल रहा है, ये डाई एटॉमिक है। डाई एटॉमिक मतलब O2, N2, F2, Cl2, Br2, लेकिन गैस, सॉलिड नहीं, केवल गैस ही कहानी। CO, NO लिक्विड होता है। तो हाँ एटम पूछा है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो कितना हो गया, Na एटम हो जाएगा। डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि आपको याद है क्या, याद होगा तो हम चले आगे चले। देन आता है ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस CO2, NO2, H2O वेपर। अच्छा अगर कोई बोले मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक में क्या क्या आएगा, मोनो एटॉमिक में क्या आएगा, इनर्ट गैस, हीलियम, इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ट्राइएटॉमिक गैस या पॉली, ऐसे ट्राइएटॉमिक गैस ही पूछता है, पॉलीएटॉमिक बोला तभी हम ऐसे डाई के बाद पॉली बोलते हैं इसको। तो इसमें Cv का वैल्यू 3r होता है और Cp का वैल्यू 4r होता है, तो Cv/Cv जो गामा है 1.33। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम मानते हैं डाई एटॉमिक गैस। अगर कहीं पे क्वेश्चन है आपको गामा नहीं दिया है और गामा का यूज है उस क्वेश्चन में, तो आपको क्या मानना है, डाई एटॉमिक गैस। हो गया? क्योंकि इन्वायरमेंट में जो गैस है उसमें ज्यादा कौन सा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो क्या है वो डाइएटॉमिक गैस, हम ऐसे मान लेते हैं डाइएटॉमिक गैस। आगे चले। अभी Cp और Cv आया ही है इसके साथ, ठीक है, बाद में आएंगे, नहीं तो उसको भी खत्म कर दें। मतलब स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यही बता दूं। तो हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to change the temperature by 1 degree Celsius of a given mass of a substance। मास दिया हुआ है, मास फिक्स नहीं है और उस मास में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाना है, तो जितना वो हीट गेन कर लेगा तो उसकी क्या बन जाएगी, वो हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री सेल्सियस चेंज लाने के लिए जितना हीट वो गेन कर सकता है, यानी वो क्या है, उसकी कैपेसिटी। तो कितना, इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे C तो हम लोग लिखते हैं dQ/dt। देन आता है
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब मास फिक्स कर दिया, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाने के लिए जो हीट देते हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसको भी सी से ही लिखते हैं, लेकिन हम लिखेंगे dQ बाई m इंटू dt। देखिए मतलब 1 डिग्री सेल्सियस चेंज लाने के लिए 1 मास से डिवाइड करेंगे तो पर ग्राम ही आएगा। यहाँ पे आप इसका यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जूल या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। यहाँ पे आप इसका यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिखेंगे। क्योंकि मास आपने 1 ग्राम कर दिया, वहाँ पे मास फिक्स नहीं था। अभी आता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब आपने मास क्या कर दिया, 1 मोल कर दिया। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तब इसका भी सी ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे dQ बाई n इंटू dt, और इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर मोल पर कैलोरी। या अगर किसी ने एनर्जी कैलोरी में लिया तो कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस या कैलोरी पर मोल पर कैलोरी। क्योंकि केल्विन और डिग्री सेल्सियस का चेंजेस क्या होता है, सेम, करेक्ट ना। तब अभी ये 2 टाइप का होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये 2 टाइप का होता है, Cp एंड Cv। तो Cp एंड Cv, Cp मतलब प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ, और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या तो हम Cp बोलेंगे, तब इसका फार्मूला क्या होगा, dQ बाई n इंटू डेल्टा T, और यहाँ पे Cv का फार्मूला होगा dQ बाई n इंटू डेल्टा T। तो dQ अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, nCp डेल्टा T, और यहाँ पे dQ निकालेंगे तो nCv डेल्टा T। और इसी को कहा जाता है आगे डेल्टा E और डेल्टा U जो होता है nCv डेल्टा T, और इसको कहा जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये हो गया इंथैल्पी। इसको इंथैल्पी कहा जाता है, यानी डेल्टा H का फॉर्मूला बनेगा n इंटू Cp इंटू डेल्टा T। तो ये जो डेल्टा H है ये ज्यादा होता है डेल्टा E से। डेल्टा H डेल्टा E से ज्यादा होता है, कैसे समझेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे दिया गया हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिए गए हीट से हमेशा ज्यादा होता है। पेन दो, पेन इसमें क्या है, जल्दी से खोज देखो, इसको इसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं करना है और इसको हीट करते जाना है। तो जितना हीट इसने एब्जॉर्ब कर लिया विदाउट वॉल्यूम चेंज, तो हम बोलेंगे क्या हो गया इसका इंटरनल एनर्जी। लेकिन अभी हीट कर रहे हैं, अभी हमको प्रेशर कांस्टेंट करके हीट करना है, हीट करते जाएंगे प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर को मेंटेन करने के लिए अगर सपोज हमने हीट किया तो आगे जाके थोड़ा डिफॉर्म भी हो सकता है, प्रेशर कांस्टेंट है तो पहले वाले के बराबर तो हीट ले भी लिया, लेकिन जो डिफॉर्म हुआ उसमें तो एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ गया ना। तो एक्स्ट्रा वर्क डन करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी इसने ले लिया, तो इसलिए जो एंथैल्पी होता है वो हमेशा इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा होता है। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा H का डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT या डेल्टा E प्लस nR डेल्टा T। बहुत अच्छे सब फॉर्मूले आगे पढ़ेंगे।
एक्चुअल होता है डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वर्क डन। जो इंथैल्पी होता है वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के बराबर तो हीट लिया ही था, लेकिन थोड़ा डिफॉर्म हो गया, वो भी वर्क डन तो करना पड़ गया ना। तो जो वर्क डन कराने के लिए जो एनर्जी दिया गया वो एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी मिलके क्या बनता है इंथैल्पी। और इसी फॉर्मूले से हम जाके आगे प्रूव करेंगे, एक प्रूव कर देते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू R। यहीं पे अभी कहानी खत्म करते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो Cp अभी हमको पता है डेल्टा H, तो डेल्टा H का फॉर्मूला होता है n Cv डेल्टा T। आपको पता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस n R डेल्टा T। ऐसे करो n वर्क डन लिखता हूँ, वर्क डन। अभी एन आर डेल्टा डेल्टा एन आर टी और एन आर डेल्टा टी दोनों में डिफरेंस क्या है? टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है और ऊपर नंबर ऑफ गैस चेंज हो रहा है। ये फॉर्मूला कब लगेगा? अगर कोई रिएक्शन दिया हो, जैसे CaCO3 आगे जाके CaO प्लस CO2 हो गया, सॉलिड है गैस है, तो डेल्टा एन कितना गैस है, तो इन दोनों नेगलेक्ट करेंगे ना, तो 1 माइनस 0 कितना 1। अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है, यानी डेल्टा एन वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर वो बोलेगा नहीं फेज चेंज हो रहा है, हम हीट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तब ये वाले फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा ई प्लस एन आर डेल्टा टी। जब भी रिएक्शन होगा तो एन चेंज होगा, तो ऊपर वाला फॉर्मूला, जब एन चेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, ये वाला फॉर्मूला। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा ई का फॉर्मूला एन सी भी डेल्टा टी, और वर्क डन का फॉर्मूला हम जब मान रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एन आर डेल्टा टी यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, एन कैंसिल हो जाएगा, तो सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, यानी सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। ऐसा बोर्ड में आता है आप लोगों को, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में, Cp माइनस Cv इक्वल टू R बोलता है प्रूव करो। ये हो गया स्पेसिफिक हीट की कहानी।